वेलकम। हमने डिस्कस किया था अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और उससे पहले हमने देखा था एनीमिया एज अ होल होता क्या है, और ये हमने देखा था कि माइक्रोसिटिक एनीमियाज जो हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब देखें लैब मेजरमेंट्स क्या होंगी आयरन स्टेटस की। अब अपने लैब मेजरमेंट्स करनी है आयरन की, ठीक है, कि किसी बंदे के अंदर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये तो आता ही आता है ना, मतलब कि इसमें से अगर आना हो तो। अब देखिए लैब मेजरमेंट्स आप कैसे करेंगे। आप जो है ना, मतलब ये आपका ब्लड वेज़ल है, ठीक है, इसके अंदर ना हमारी होती है, एक होती है हमारी, ये मैंने आपको बताया कि होती है क्या, ट्रांसफेरिन, ठीक है। ट्रांसफेरिन क्या आती है, जिसने आयरन को पकड़ा हुआ था, ठीक है, आयरन को अपने साथ बाइंड किया हुआ था। ये ब्लू वाली मैं ट्रांसफेरिन बना रही हूँ, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली है ना, ये हमारे पास है वो ट्रांसफेरिन जिसने आयरन को अभी नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है। तो मतलब और बाकी क्या है, आयरन फ्री फॉर्म में भी है, ऐसे पड़ी भी हुई है, ठीक है। तो बात हम ये कर रहे हैं सीरम आयरन क्या होगा, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड नहीं है, ठीक है, या जो हमारे पास ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड है या फ्री फॉर्म में है, सीरम आयरन एज अ होल हम कहेंगे कि सीरम में जो आयरन है, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे वो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने आयरन को नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है। और जिन्होंने आयरन को पकड़ा हुआ है ट्रांसफेरिन ने, वो हमारी होगी परसेंटेज सैचुरेशन, कि कितनी सैचुरेशन है हमारी ट्रांसफेरिन की विद द आयरन, और नॉर्मल वो कितनी होनी चाहिए, 33% होनी चाहिए, ठीक है। और सीरम फेरेटिन क्या होगा, कि आयरन स्टोर कितना है। तो ये हमारी लैब मेजरमेंट्स होती हैं आयरन स्टेटस की। अब यहाँ पे कहानी ये है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन ही नहीं है, आयरन ही नहीं है तो सीरम आयरन कम होगा ना, तो सीरम आयरन यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सीरम आयरन कम हो जाएगा तो अच्छा होता क्या है कि जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो फेरेटिन कम होता है, मतलब हमारी बॉडी ना स्टोर्ड आयरन को यूज़ करना शुरू कर देती है, तो फेरेटिन जो है ना वो पहले कम होता है, ठीक है। तो फेरेटिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है। हमेशा याद रखना है फेरेटिन और हमारी TIBC का ना इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। फेरेटिन इज़ इन्वर्स रिलेशन टू TIBC, ठीक है। अब देखें TIBC जो है फेरेटिन कम हो गई है ना, तो TIBC ज़्यादा हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो अनबाउंड ट्रांसफेरिन टू द आयरन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी है। क्यों ज़्यादा होगी है, क्योंकि आयरन ही नहीं है, ठीक है, कि उसको बाइंड करे और उसको परसेंटेज सैचुरेशन करे, नहीं है ना, तो TIBC ज़्यादा हो जाएगा। तो परसेंटेज सैचुरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आयरन ही नहीं है, ठीक है। ये आपने ये स्टेप्स याद, मतलब ये चीज़ याद रखनी है कि सीरम आयरन है एक खाली फ्री आयरन, एक वो है जिसने आयरन को पकड़ा हुआ है, और एक वो है हमारे पास जिसने आयरन को नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज सैचुरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसकी लैब्स हैं सिंपल सी, ठीक है। ज़्यादा क्या हो रहा है, सिर्फ TIBC ज़्यादा हो रही है क्योंकि आयरन नहीं है पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पता है आयरन डेफिशिएंसी जो है वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, हर एज में हो सकती है, ठीक है, इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, अडल्ट में, एल्डरली में, ठीक है, सब में हो सकती है। और वो किस तरह से हो सकती है वो हमने डिस्कस करना है। अब ऐसे आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है ना कि कोई ऐसा बंदा है जो आयरन को ले ही नहीं रहा, बाहर से इनटेक ही नहीं कर रहा, लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको ना मीट पसंद है, ना गोश्त, ना उसको गोश्त पसंद है, ना उसको जो है ना वेजिटेबल्स पसंद है, वो तो पसंद ही नहीं करता ना, आयरन ले ही नहीं रहा, इनटेक ही नहीं कर रहा। दूसरा ये होता है वो इनटेक तो कर रहा है बेचारा, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन में कोई मसला आया हुआ है। आयरन वो जो हमने सारा उसका मेथड देखे ना, किसी से वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, तो उसमें कोई मसला आया हुआ है, गट में कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्या हो सकता है गट में प्रॉब्लम, कोई भी गट की डिजीज़ जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, या कोई ट्रांसपोर्टर्स में मसला है, ठीक है। तो इनटेक इसमें सही होगी, एब्जॉर्प्शन में खराबी आई होगी। और क्या होगा, और ये हो सकता है ना कि ब्लड लॉस हो गया, किसी का ब्लड लॉस हो गया है, सारा बेचारा ब्लड लॉस हो गया, RBCs हमारे बेचारे निकल गए हैं सारे, ठीक है। और इस तरह से तो ब्लड लॉस, ये हमारे पास होते हैं। ब्लड लॉस और किस तरह से हो सकता है, एक तो हमारे पास कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें आयरन डेफिशिएंसी ऐसे सच नहीं होती। ब्लड लॉस का मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है
होते कोई क्रोनिक ब्लड लॉस हो या ऐसे कि किसी को मेंस्ट्रुएशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, मतलब कि उसको एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रही है जिसमें उसका आयरन लॉस फीमेल का होता जा रहा है। ठीक है, सो ये कुछ कॉजेज़ हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन्फेंट्स हैं। इन्फेंट्स में क्या हो सकता है, ज़्यादातर जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होते हैं ना, फीडिंग इन्फेंट्स होते हैं, उनको आयरन की डिमांड उनकी पूरी नहीं होती, या उनकी मदर ने उनकी वीनिंग प्रॉपर नहीं की। ठीक है, वीनिंग का आपको कंसेप्ट होना चाहिए, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हो आप लोग, तो इधर मैं वो नहीं पढ़ाने लगी, लेकिन वीनिंग फॉर एग्जांपल उसकी मदर ने नहीं की प्रॉपर, जिसकी वजह से उसको आयरन डेफिशिएंसी हो गई है। चिल्ड्रन में पुअर डाइट है, उन्होंने आयरन ही नहीं लिया। ठीक है, अडल्ट्स हैं 20 to 50 ईयर्स, उसमें क्या हो सकता है, मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। इसमें तो ब्लड लॉस होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ना स्टमक में अल्सर बन जाता है, तो उसमें बहुत ब्लड लॉस होता है, क्रोनिक ब्लड लॉस होता है। और फीमेल्स की अगर बात की जाए तो मेनोरेजिया है या प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी तो एक बेचारी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उसमें वैसे ही डिमांड ज़्यादा हुई होती है आयरन की। ठीक है, एल्डरली में क्या हो सकता है, मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोन के पॉलिप्स हैं, या कार्सिनोमा बना हुआ है, या हुकवर्म के इन्फेक्शंस हैं। हुकवर्म जो होती है ना, ये हुक कर देती है, मतलब ये ना जाके हमारे ये ना एक्चुअली हमारे ब्लड को ना सक करती है। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पैथो में कि हुकवर्म जो होता है ना, ये एनीमिया करवाते हैं। इंसाइक्लोस्टेमा ड्यूडेनले और नेक्टेड अमेरिकन्स, ये एनीमिया करवाते हैं। ठीक है, हुकवर्म्स, उनका अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ हुआ है, अदर कॉजेज़ में क्या होगा कि किसी को मैल न्यूट्रिशन है, उसने आयरन ही नहीं लिया, या उसको मैल एब्जॉर्प्शन है, मैंने आपको बताया, या किसी का स्टमक ही नहीं है बेचारा, गैस्ट्रेक्टमी में उसको स्टमक रिमूव किया हुआ है, किसी वजह से कैंसर हुआ हुआ था या उसको स्टमक रिमूव कर दिया था। अब कैसे एब्जॉर्ब हो वो आयरन, ड्यूरिनम में एब्जॉर्ब होती है, याद रखना है आयरन। ठीक है, तो अगर उसकी ड्यूरिनम ही नहीं है तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी बेचारी आयरन। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बात है कि जो हमारी एसिड होते हैं ना स्टमक के, वो आयरन को ना Fe+2 स्टेट में रखते हैं। ठीक है, और हमेशा हमेशा के लिए ये अपने दिमाग में रख लेनी है बात कि Fe+2 की फॉर्म में ही ब्लड में आयरन रह सकती है, आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। ठीक है, Fe+2 इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, Fe+2 की फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होती है, तो Fe+2 की फॉर्म में रखने के लिए ना हमारे गैस्ट्रिक एसिड होता है जो आयरन को Fe+2 में रखता है। जब वो Fe+2 में आती है तो तब ये एब्जॉर्ब होती है, अदरवाइज़ वो बहुत नहरीली है, वो कहती है मैंने नहीं एब्जॉर्ब होना Fe+3 फॉर्म में, मुझे फेरस फॉर्म में करो, अस फॉर्म में करो। ठीक है, और फिर मैं एब्जॉर्ब होंगी। स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। अब एक बंदा है, उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, सबसे पहले हमारी बॉडी जो है ना स्टोर्ड आयरन को बाहर निकालेगी। स्टोर्ड आयरन को बाहर निकालेगी तो फेरेटिन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी पर्सन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया स्टार्ट होगा तो उसका फेरेटिन लेवल कम होगा, और मैंने आपको बताया जब जब भी फेरेटिन लेवल कम होता है तो TIBC का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ऑपोजिट। फिर क्या है, सीरम आयरन डिप्लीट हो जाएगा। अब जब उसके सारे स्टोर यूज़ हो गए हैं ना, स्टोर्ड चीज़ यूज़ हो गई है, अब वो सीरम आयरन लेना शुरू करेगी हमारी बॉडी। ठीक है, सीरम आयरन फिर जब यूज़ करेगी तो अब क्या होगा, सीरम आयरन कम हो जाएगा, परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पहले नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, मीन्स के RBCs नॉर्मल शेप के होते हैं, सॉरी नॉर्मल साइज़ के होते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम उनका 80 to 100 होता है। पहले वो वाला एनीमिया होता है, मीन्स के ऐसा एनीमिया जिसमें RBCs का जो वॉल्यूम है वो तो ठीक है लेकिन एनीमिक है, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, तो बोन मैरो मेक्स फ्यूअर बट नॉर्मल साइज RBCs के, RBCs का नॉर्मल साइज़ है, वॉल्यूम ठीक है, लेकिन उनकी अमाउंट कम हो गई है। ठीक है, तो दैट इज़ नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो सबसे पहले नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा, फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। हाइपोक्रोमिक मीन्स, माइक्रोसिटिक तो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। ठीक है, हाइपोक्रोमिक मीन्स कि उनका जो कलर है ना RBCs का, वो नॉर्मल जो रेड होता है उससे कम हो जाएगा। तो बोन मैरो के अंदर हमें छोटे और फ्यूअर RBCs नज़र आएंगे। तो पहले नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, फिर
माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया होता है। पहले फेरेटिन का लेवल कम होता है, स्टोर्ड आयरन यूज़ होता है, फेरेटिन का लेवल कम होता है, टीआईबी से ज़्यादा होता है, फिर जो है सीरम का आयरन कम होना शुरू होता है और कैपेसिटी सैचुरेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब आयरन के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एनीमिया होगा। ठीक है, कोइलोनिकिया, हमारे जो नेल्स होते हैं ना स्पून शेप्ड हो जाते हैं। स्पून कैसा होता है? वो स्पून, अब मैं जब स्पून मुझे बनाना नहीं आता, स्पून ऐसे करके होता है ना, उसकी कनकेव सरफेस होती है, अंदर को धंसा होता है वो। ठीक है, कनकेव सरफेस होती है। तो हमारे नेल्स जो होते हैं नॉर्मली ऐसे, मतलब अगर ऊपर सुपरफिशियल है तो अंदर की तरफ चले जाएंगे, स्पून शेप्ड हो जाएंगे। ठीक है, पाइका, पाइका क्या होता है? तो वो जो स्पून शेप नेल्स होते हैं उनको कोइलोनिकिया कहते हैं। पाइका होता है कि जो हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं ना, फूड जो हम ह्यूमंस खाते हैं, ठीक है, उनकी क्रेविंग नहीं बंदे को होती। क्रेविंग किसकी शुरू हो जाती है? जो हमारी फूड आइटम्स नहीं है नॉर्मल, जो ह्यूमंस को खानी चाहिए वो नहीं है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लोग जो है ना, उनको मिट्टी खाना बहुत पसंद होती है। फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी खाना ही उनका साइन हो, वो जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है वो भी खाना शुरू कर देते हैं। मतलब नॉन फूड आइटम्स कोई भी हो सकती हैं जिनको क्रेविंग शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई सराहना पड़ा हुआ है, कोई पिल्लो पड़ा हुआ है, उसको पकड़ के चबाना शुरू कर देते हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो पाइका, पाइका जो है वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी लोगों में होता है। मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी में जो है फीमेल्स का बहुत दिल करता है कि कोई नॉन फूड आइटम जो है उसको खाऊं मैं। ठीक है, उसके बाद लैब फाइंडिंग जो है उनमें क्या होगा? हम जब स्मीयर लेंगे तो हमें वहाँ पे आरबीसीज मिलेंगे छोटे छोटे, और उनका जो रंग है वो उड़ गया होगा, नॉर्मल जो रेड होना चाहिए। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिक एनीमिया होगा, आरबीसीज मिलेंगे हमें। ठीक है, फेरेटिन लेवल क्या होगा लैब फाइंडिंग्स में? अभी मैंने बताया, स्टोर्ड आयरन कम हो जाएगा, टीआईबीसी ज़्यादा हो जाएगा, सीरम आयरन कम हो जाएगा, परसेंटेज सेचुरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये प्रोटोपोरवायरिन के साथ क्या होगा बेचारी के साथ? अब उसकी बहन आयरन ने प्रोटोपोरवायरिन के साथ मिलना था, फिर हमारी वो बननी थी हीम, फिर हीम से हमारी हीमोग्लोबिन बननी थी। अब क्या हो रहा है? हीम, आयरन नहीं है ना, आयरन नहीं है, आयरन की कमी है, तो उसकी जो प्रोटोपोरवायरिन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोटोपोरवायरिन जो है, फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरवायरिन ज़्यादा हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या होगा? आयरन नहीं है तो आयरन ही देंगे ना बाहर से, पैरासल्फेट देंगे। और इन्होंने एक चीज़ देखी है कि जो प्लिमर विंसन सिंड्रोम के लोग होते हैं वो मतलब उनमें जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, उनके जो इसोफेगस होता है ना, उसके अंदर वेब बना होता है। प्लम्बर विंसन, या ये आपने जीआईटी में पढ़ा होगा, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के इसोफेगस में वेब बना होता है, जाला बना होता है। और उनकी ज़ुबान जो ग्लोसाइटस हुआ होता है, ट्रोफिक ग्लोसाइटस होता है, साथ में उनको अनीमिया होता है, साथ कुछ डिस्फेजिया होता है। अनीमिया क्यों होगा? क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, क्यों होगी आयरन डेफिशिएंसी? क्योंकि उनका एसोफेगस ही बंद है, आयरन उन्होंने लेना है तो कहाँ जाए बेचारा, आयरन अंदर ही नहीं जा सकता, एसोफेगस ही बंद है, वेब बना हुआ है। तो आयरन डेफिशिएंसी इन लोगों को हो जाती है, और डिस्फेजिया होता है ना, खाया जाता है उनसे। बीफी रेड टंग होती है, एट्रोफिक, उनकी जो टंग होती है वो बीफी रेड होती है। ठीक है, तो ये कहानी थी सारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ये हमारी जो है इसकी है लैब फाइंडिंग्स। ठीक है, देखिए ये हमारे छोटू से आरबीसीज है, और नौ उनका देखें अंदर पेल कलर हुआ हुआ है, वाइट वाइट नज़र आ रही है अंदर से, ये सारे हाइपोक्रोमिक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हुआ हुआ है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा, ये जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कि वही है कि मैंने आपको बताया जो हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उनके अंदर हो, एंडोकार्डाइटिस है फॉर एग्जांपल, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कैंसर के लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है आपको पता है? जब भी इन्फ्लेमेशन हो ना, तो हमारी लिवर जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेमेशन के टॉपिक में, कि वो ना एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी हमने बात करनी है वो हेप्सिडिन है। हेप्सिडिन क्या करता है? आयरन को, ये आयरन है ना स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है, ये स्टोर्ड आयरन है, और ये एक हमारी सीरम आयरन है। ठीक है, तो ये हेप्सिडिन क्या करता है कि आयरन को जो स्टोर्ड फॉर्म में ही रखता है, उसको सीरम में नहीं आने देता। ठीक है, तो लिमिटिंग द आयरन ट्रांसफर फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस ने स्टोर किया होता है ना, लिवर ने स्टोर किया होता है, मैक्रोफेजेस ने आयरन को स्टोर किया होता है, और बोन मैरो में से आयरन बन के आ रहा होता है। तो मैक्रोफेजेस में ही आयरन स्टोर रहता है, वो निकलता ही नहीं है वहाँ से हेप्सिडिन की प्रेजेंस में।
ठीक है। और क्या करता है ये, एक तो हेप्सिडिन उनको निकल ही नहीं देता स्टोरेज साइड से, मैक्रोफेजेस में दबा के रखता है। दूसरा क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन को स्प्रेस कर देता है जिसने आरबीसीज की प्रोडक्शन करनी थी। अब आरबीसीज की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, ठीक है, ताकि और जो है ना हमारे पास आयरन वो ना बने, आरबीसीज ना बने, नीमिया हो बंदे को। अच्छा, तो करना उन्होंने क्या करना होता है, हेप्सिडिन जो है ना हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है, किसी के बॉडी की हेल्प करता हूँ मैं। बैक्टीरिया को आयरन नहीं देना, खाने देना मैंने, उसको छुपा के रखना है मैक्रोफेजेस के अंदर, नहीं जाने देना मैक्रोफेजेस से बाहर आ रहे हैं इनको, बैक्टीरिया खा लेंगे। ये करते करते हमारी बॉडी बेचारी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। आयरन नहीं होगा तो हीम नहीं होगी, हीम ये तो कहानी आपको पता है, हीम नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी इसकी, फेरिटिन ज़्यादा होगा ना, हेप्सिडिन स्टोर्ड आयरन ज़्यादा हो जाएगा। जब भी फेरिटिन ज़्यादा हो गया टीआईबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीरम आयरन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म में है। परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जाएगी क्योंकि आयरन है ही नहीं है ब्लड वेसल्स में। अच्छा, प्रोटोप्रोफायरिन तो इसमें भी हमारे पास ज़्यादा ही होगा क्योंकि आयरन की बहन थी प्रोटोप्रोफायरिन, तो अब वो उसकी कंपनसेट में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, जो कॉज होगा, जो कैंसर है उसको ट्रीट करेंगे, अगर बंदे को एंडोकार्डाइटिस है उसको ट्रीट करेंगे, जो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, और बाहर से हम थ्रो ये जो है देंगे, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पीपीओ। अच्छा, ये आप बुक पे देख लें क्या लिखा हुआ है, स्पेशली वो जो लोग कैंसर के हैं। ठीक हो गया। हाँ, इरिथ्रोपोइटिन मुझे लग रहा है लिखा हुआ है, इरिथ्रोपोइटिन ही देंगे वो क्योंकि कमी हुई हुई है उसकी। तो ये आपका जो टेबल है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें सारा वो लिखा हुआ है। सो सिब्रोप्लास्टिक हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।